नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, बेचैनी है, बेचैनी आरएसएस में भी है और बेचैनी भाजपा में भी है। भाजपा में बेचैनी इस बात की है कि जिस सीट को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खाली किया उस के अपने बूथ पे नितिन नवीन के भी भाजपा हारी है। और भाजपा एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बूथ मैनेजमेंट की पार्टी है, पन्ना प्रमुखों की पार्टी है। और ऐसे दौर में जब सरकार है, कैसे कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे पार्टी, सत्ताधारी पार्टी जो विनिंग मशीन है, वो हार सकती है? ये खलबली है। एक खलबली आरएसएस में है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भाजपा की हर जीत का श्रेय लेते रहे। कहते हैं कि जहां भी बीजेपी जीतती है आरएसएस का कैडर वहां काम करता है, लेकिन मध्य प्रदेश और बिहार दोनों जगह पे आरएसएस का कैडर फेल कैसे हो गया, ये खलबली है। और इस खलबली में मोहन भागवत अब जैन जी और जैन अल्फा से बातचीत करने जा रहे हैं। हालांकि होंगे उन्हीं के जानकारों के बच्चे, लेकिन पहली बार मोहन भागवत को ये महसूस हो रहा है कि जैन जी और जैन अल्फा से बात करनी जरूरी है। एक खलबली कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में और कांग्रेस के लोगों की एक बहुत भारी दिक्कत है। जो भी बीजेपी को कभी हराता है तो वो उसको बीजेपी की ही बी टीम बता देते हैं, लेकिन खुद कभी ये आकलन नहीं करते कि तुम लोग मेहनत नहीं करते इसलिए इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाते हो। अगर ये सब लोग मिलके लड़ें तो बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन बी टीम बताते रहना। प्रशांत किशोर को अब बी टीम बताने लगे हैं। एक्चुअली में क्या है, राजनीति में एक वैक्यूम है और उस वैक्यूम को कोई ना कोई तो भरेगा। आप नहीं भरेंगे, दूसरा भरेगा। प्रशांत किशोर ने यही काम करने का काम किया है। जितनी अलोकप्रिय सरकार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की है, उतने ही अलोकप्रिय अब तेजस्वी भी हो चुके हैं, परंपरावादी राजनीति भी हो चुकी है। इसलिए लोग नए विकल्प की तलाश में हैं। तो ये जो कांग्रेसी लोग बिलबिलाते हैं दूसरे किसी की जीत पे, इनको ये सबक लेना चाहिए कि आपको उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत है जितनी मध्य प्रदेश की दतिया सीट पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है। तो अगर बीजेपी को हरा के कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है तो उनको मेहनत करना सीखना पड़ेगा। और वो सीख प्रशांत किशोर से भी ले सकते हैं और वो सीख चाहें तो वो राहुल गांधी से भी ले सकते हैं, पर मेहनत उनको करनी होगी। आप इन पर अपने विचार जरूर रखना कि आप कैसे सोचते हैं कि बीजेपी को हराने का फॉर्मूला क्या बांकीपुर ने दे दिया है। इसी फॉर्मूले पे बीजेपी अगला चुनाव हार जाएगी या फिर बीजेपी इसको कवर कप कर लेगी? त्यागी जी। हाँ जी, क्या प्रशांत किशोर ने देश को एक फॉर्मूला दे दिया है बीजेपी को हराने का? क्योंकि अभी तक बीजेपी शासित कितने प्रदेशों में सरकारें हैं, किसी भी एक जगह पे विपक्ष ने सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट नहीं किया है। लेकिन प्रशांत किशोर ने वन डे वो सम्राट चौधरी को निशाना बनाते रहे और उनको सफलता मिली। तो प्रशांत किशोर की जीत को बी टीम के रूप में साबित करना कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, या इस दावे में कुछ सच्चाई है? देखिए, प्रशांत किशोर ने कोई फार्मूला दे दिया हो उसको तो मैं अभी नहीं मानता। ठीक है, चूँकि मात्र एक चुनाव हुआ है, एक ही उपचुनाव हुआ है। उनकी पार्टी पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, सारी सीट हार गई थी जी। तो फार्मूले वहाँ भी थे, उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो परिणाम आया है वो एक अपवाद है। वो इस दृष्टि से कि बांकीपुर बिहार का सर्वाधिक संपन्न और सर्वाधिक शिक्षित विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ बिहार के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस लोग रहते हैं। और हमने कल भी ये जिक्र किया था कि दो पर्सनैलिटीज़ को अगर आप कंपेयर करें तो एक तरफ लगभग अनपढ़ सा नौजवान है और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जैसा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मैंने इसलिए कहा कि वहाँ सच में 90 के बाद से बीजेपी मतलब वहाँ पे पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है। तो उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के ऊपर एक जिम्मेवारी थी कि अगर वो इस तरह का कोई व्यक्ति चुन लेंगे तो उससे उनको एक अपमान की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। जब उनके पास एक बेहतर विकल्प है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान है जिसने अपने आप को प्रूव किया है, तो पढ़े लिखे लोगों की यही फितरत होती कि वो अपने जैसे ही लोगों को तरजीह देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो प्रशांत किशोर
का जो जादू है वो अभी एक विधानसभा क्षेत्र में तब नजर आया जब वो खुद उतरे हैं चुनाव मैदान। अब प्रश्न ये उठता है कि वो बी टीम या सी जो भी टीम होती हैं, तो उसके लिए लोगों पे शक करने की वजह है। वजह ये है, आप ध्यान कीजिए कि नीतीश कुमार ने एक बार ये कहा था कि अमित शाह ने मुझे 2 बार फ़ोन करके ये कहा कि आप इनको अपनी पार्टी में ले लीजिए। उपाध्यक्ष बना दिया पार्टी में, और यहाँ तक कि वो नीतीश कुमार के घर पर ही रहते थे। तो अगर किसी व्यक्ति के अतीत में संबंध अमित शाह से इतने गहरे रहे हैं कि अमित शाह उसकी पैरवी करते हैं कि आप उनको वहाँ ले लो, मतलब अजीब लगता है। आप अपनी पार्टी में रखिए। ये क्या हुआ कि राहुल गांधी फ़ोन करे जी 2-4 कांग्रेस के नेता हैं, इसको आप अमित शाह जी अपनी पार्टी में ले लीजिए, ये तो नहीं होता ना। तो उसको उन पर संदेह करने की एक वजह है, और वो वजह कभी मिटने वाली है नहीं, वो रहेगी, खड़ी वो हमेशा रहेगी। और उसको कांग्रेसी भी इसी तरह प्रचारित करेंगे, और भाजपा के लोग भी इस चीज़ से अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि उन पर ये लग रहा है। तो बहुत क्षेत्रों में ये आशंका व्यक्त की जा रही है, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा ने वहाँ फिट कर दिया है और अब राजद और कांग्रेस दोनों को अपने रास्ते से साफ करने पर। ये अतिशयोक्ति है, इतनी हमें इतनी गंभीरता से इतनी गहराई में नहीं जाना चाहिए, ऐसे चीज़ें नहीं चलती हैं। तो ये जो ठप्पा उन पर लगा है बी टीम वाला, ये अभी रहेगा। हाँ, बिहार की राजनीति में उन्होंने एक नई शुरुआत कर दी है, और बिहार जितना समझदार प्रदेश है राजनीतिक रूप से, मुझे लगता है ये बात कल बिहार के बच्चे बच्चे को पता चल गई कि हमें किस तरह का नेतृत्व चाहिए। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ के प्रत्याशी और प्रशांत किशोर की तुलना है, वही आप सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर की कर लीजिए। प्रशांत किशोर ने उनकी शिक्षा पर सवाल उठाया जिसका आज तक वो जवाब नहीं दे रहे। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि ये बंदा 7 हत्याओं का गुनहगार आरोपी है, आरोपी भी नहीं, अभियुक्त है। तो प्रशांत किशोर का जो मैसेज है, जो वो कहना चाह रहे थे, बिहार के एक एक बच्चे या आदमी के पास क्या है, और बिहार को उन्होंने ये नारा दिया है। वो नारा देते हैं कि मैं बोलूँगा जय बिहार, मैं बोलूँगा बिहार, तो आप बोलो जय बिहार, जय बिहार। तो बिहार की अस्मिता को उन्होंने मूल में रखा है। दूसरे वो कह रहे हैं कि बिहार के लोग बाहर जाके जो नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उस पलायन को मैं रोकूंगा, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रश्न जो हैं, रोजगार से जुड़े जो प्रश्न हैं, उनको मैं हल करूंगा। तो पहली बार एक पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी की बात उन्होंने की है। और भारत की राजनीति, धर्मेंद्र जी, मेरा यह मानना कि अब जो जनरेशन जेड और जो अल्फा, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अब पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी में बिलीव करेंगे। आज सरकार बनी है तो आप डिलीवर कीजिए। ये जो इमोटिव इश्यूज़ हैं, जातिवाद को लेके, धर्म को लेके, या एक दूसरे की आलोचना करके, ये अब चलने वाले हैं नहीं। अब परफॉर्मेंस पे जज होगा। इस पीढ़ी से बात करने जा रहे हैं मोहन भागवत। मेरा स्पष्ट मानना है कि मोहन भागवत के पास इस पीढ़ी को देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोहन भागवत जिस 250-300 साल पुरानी मानसिकता में जी रहे हैं, उसकी भारत में अब कोई जगह ही नहीं। वो क्या बताएंगे? संस्कार, फिर इनके संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। इनको तो आरएसएस के लोग देशद्रोही राष्ट्रवादी बता चुके हैं जैन जी को। हाँ नहीं, वो बता चुके। अब जो उन्होंने उनको राष्ट्रवादी बनाना, उन्हें सिर्फ चिंता ये है कि जो मैंने कल भी बताया था कि मिडिल क्लास, जो उनका पुश्तैनी वोट बैंक है एक, उसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करूंगा, लेकिन सब जानते हैं कि वो समाज के कौन से तबके हैं जहां से उनको लगातार पोषण मिलता रहा है, उनका सबसे ज्यादा पीड़ित अभी वही है ना, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रही है। और ये बच्चे उन परिवारों से निकले हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि वो बच्चे जिन परिवारों से निकले हैं, जो उनका वोट बैंक है, वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते। तो आरएसएस के सामने एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संकट खड़ा हो गया है कि जिस चीज पर उनकी बुनियाद टिकी थी, वो दरक गए। क्या बताएंगे मोहन भागवत? किस तरह की मतलब बातें वो करते हैं पिछले जमाने की दकियानुसी चीजें, उसको भारत की नई पीढ़ी स्वीकार करेगी? मुझे तो पूरा संदेह है। तो मोहन भागवत कितना ही प्रयास कर लें जैन जी से, और उनकी लैंग्वेज नहीं है, उनके पास भाषा नहीं है, संवाद के तरीके नहीं है। और आप पानी, नदी, मतलब नदी जा रही है, उसकी धारा को आप मोड़ के दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। कर लीजिए प्रयास, कोई नहीं रोक रहा, भारत में लोकतंत्र है, आप प्रयास कीजिए अपने तरीके से। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ा होगा कि आरएसएस जो है एक लेवल पे आके रुक गया था, चुक गया था। आरएसएस की अगली यात्रा को उसके राजनीतिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। आरएसएस के पास कुछ नहीं है देने के लिए, और राजनीति आ गई है, राजनीतिक दल आ गया, तो वहाँ पे फिर जाति और ये सारी चीज़ें आ गई। तो वो अपना जो उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया था, विनिंग फार्मूला,
वो अभी तक काम कर रहा है, उसे अगर संघ अपनी शक्ति मानता है तो ये गलतफहमी है। आज भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम पूरी तरह से अपनी ही विचारधारा पर आधारित हैं। दुनिया भर के दलों से उनके साथ समझौते हैं, और ये वाली सरकार तो एनडीए की सरकार है। फुल बहुमत की तो सरकार नहीं फुल बहुमत की सरकार नहीं कहती, इस सरकार को भाजपा की सरकार भी नहीं कह सकते, प्रधानमंत्री भी नहीं कहते। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने 100वें साल में ये बहुत बड़ा सवाल उठ के आ गया है कि अब वो करे तो करे क्या। तो उनको सबसे आसान ये लगा कि सरकारी मदद से आप इस पीढ़ी से बात कर लो। लेकिन मैं ये मान कर चलता हूँ कि आरएसएस भला ही कितना सफल रहा हो अतीत में, इस प्रयास में वो पूरी तरह से विफल होगा। क्योंकि ये देश और इस देश के नौजवान अब अपनी रोजी रोटी से जो जुड़े हुए मुद्दे उन पे बातचीत करना चाहते हैं, और एक्शन लेने के उनके तरीके, रिजल्ट ऑब्टेन करने के उनके तरीके अलग हैं, और वो उन्होंने करके भी दिखा दिया। जो 700 किसान अपनी आहुति देने के बाद किसान आंदोलन हासिल नहीं कर पाया, वो इन्होंने हासिल कर लिया एक झटके में। और उसका खौफ इतना व्याप्त है कि अब ये लग रहा है कि अमित शाह ना चले गए, नितिन गडकरी ना चला जाए, और कोई मंत्री ना चला जाए। सब बिलों में घुसे हुए हैं। बिलों में इतने हैं कि सबसे बड़ा मेरे को शर्मनाक इतिहास भारत की संसद का इस समय लिखा जा रहा है कि 20 जुलाई से सत्र चल रहा, आज तक ये बंदे गायब हैं। अमित शाह सदन में नहीं आए, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे। आप सदन से मुंह चढ़ा रहे हो, बाहर आप मंगल मिलन कर रहे हो। क्या मतलब उस मंगल मिलन का? आप सीधे सीधे अपने संसद की अवमानना कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, बाहर आके आप रील जारी करते हो। जब आपसे पूछा गया कि भाई वो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तब आपका जो मंत्री है वो ये कह रहा है कि नहीं, वो सीधे बातचीत करते हैं लोगों से। तो सीधे बातचीत करने के चक्कर में आपने तो पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया। जहां आपको होना चाहिए नैतिक रूप से, आप पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। तो वो लोग नारे लगा रहे हैं विपक्ष के, अब वो नारे सुनने वाला कोई नहीं। तो आपने तो पार्लियामेंट को एक तरफा बना दिया। पार्लियामेंट पर आज भारत के विपक्ष का कब्जा है। मजे की बात क्या है? मैं तो कहता हूँ एलओपी क्या है, राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर है। ये मीटिंग कर रहे हैं, मेटा ने वीडियो क्यों उठाया उसके ऊपर? हाँ भाई, सदन इसलिए थोड़ी बैठता है कि वो स्पीकर को एड्रेस करता रहे, हर चीजें रिकॉर्ड होती रहे। प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की जवाबदेही है। और वहाँ राहुल गांधी ये पूछना चाह रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया? संबित पात्रा कह रहे हैं वो जी तो एसडीएम देता है वहाँ पे। तो भैया मुलायम सिंह ने भी कोई आदेश कारसेवकों को गोली चलाने के खुद थोड़ी दिए थे? एसडीएम ही वाज नॉट इन अयोध्या एट दैट टाइम, तो एसडीएम नहीं दिए थे। तो आप अपनी जवाबदेही से भाग रहे हो। और ब्यूरोक्रेसी भी अब इस देश की ये सोच रही है कि यार ये तो मरवा देंगे हमें। हाँ, गोली चलवाते हैं ये और नाम ले देते हैं हमारा, और बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं, हमने तो कुछ कहा नहीं। तो इस देश की नौकरशाही में भी एक खास किस्म की चिंता है कि अब जो है हम ओबीडेंट होके इनकी चीज़ों को नहीं मानेंगे। तो पूरे सिस्टम में, चाहे वो आरएसएस है, चाहे भाजपा है, भाजपा की जो संस्थाएं जिन्होंने इनको ख़त्म किया है, और जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरा का पूरा तंत्र इस समय चिंतन और चिंता की स्थिति में है। और वो ये देख रहे हैं कि अब हम अपने आप को इनके लिए कुर्बान नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री का नदारद होना पार्लियामेंट से, शर्म आती। मतलब क्यों भाई? आप सदन के नेता हो, आपको वहां होना चाहिए। आप सुनो, आप सीखो नेहरू से। नेहरू की 36 आलोचना कर लो कि वो कहीं भी हो तो भाग के दौड़ के आते थे सदन में। सदन में ये भी कहा गया है कि नेहरू सदन के नौकर हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप जब आते हो तो संसद के सामने सिर झुकाते हो, फिर ये कहते हो कि 850 सदस्य, 850 के भी क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? सदस्य बढ़ाना तो बेमानी ये बात है। तो देखिए, संविधान खत्म करने के प्रयास या जिस तरह के आरोप लगते हैं वो तो अपनी जगह, उनको सिद्ध करना कई बार मुश्किल हो जाता है और बड़े प्रपंच लोग रहते हैं। लेकिन सदन का, संसद का अपमान तो आप लगातार कर रहे हो, और वो आपकी अनुपस्थिति वहाँ जब तक रहेगी तो आप क्यों बच रहे हो? मुंह क्यों छुपा रहे हो? अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब मतलब 12 साल में जो ये लोग आरएसएस बीजेपी देश को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ, अब इनको आहट मिल गई है कि तुम्हारा टाइम अब जाने वाला है, तो ये सामान समेट रहे हैं या फिर ये लोग अपना एक लास्ट कोशिश करके देख रहे हैं? पोल पट्टी सारी खुल चुकी है। अब इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो इनका स्वभाव रहा है पिछले बीते दौर का, कि ये कुछ रच रहे हैं अंदर ही अंदर। अगर ये नज़र नहीं आ रहे तो अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, और कुछ ये ऐसा कांड करेंगे जिससे एक बार जो खोई हुई धरती है इनकी वो फिर से मिल जाए। तो अगर पता नहीं, भगवान जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अगर कहीं वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत में जो होगी,
और सेनाएं जो हैं इधर भी तैयार हो गई। सेना मतलब जेएनजी या जो सोया समाज था, या वो समाज जो इनकी हकीकत जान चुका है, वो अब तैयार हो रहा है। और अगर ये किसी दूसरी लड़ाई के चक्कर में है अपने आप को बचाने के लिए, तो वो पहली वाली लड़ाई से बहुत ज़्यादा खतरनाक होने जा रही है। इनका जो पेट वोट बैंक था सर, वो खिसकता हुआ दिख रहा है। जो मिडिल क्लास जिस पे ये राज करते रहे, या जो इनको राज में, वो ज़्यादा परेशान है अब इनसे। देखिए, उसको क्या है कि हर कितना ही अमीर आदमी हो, उसकी नुकसान सहने की एक क्षमता होती है। वो तबका, वो जो पहले कह रहे थे ना कि कितना ही महंगा डीजल हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम तो छोड़ेंगे नहीं, तो उनके मन में एक बहुत बड़ा लोभ लालच ये था कि कभी ऐसा राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जिसके लिए ये जो चीज़ें हमारी आर्थिक ये कष्ट झेलना, ये बहुत छोटा सी बलिदान है। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक नया मोर्चा जो खुला है, RHA, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जयपुर में कल या परसों कभी हुआ, उनको उन्होंने अपनी शक्ति दिखा दी है। करणी सेना कौन है उसमें? सवर्ण न्याय यात्रा। इसका मतलब इनका जो अपना परंपरागत वोट बैंक है उसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी है। हालांकि अभी इन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं, तो एक मोर्चा इन्होंने वो खोल दिया कि अगर इस तरह तो धमकी दी जा रही है कि आप आरक्षण ख़त्म करो, और ये दावा कर रहे हैं कि हम आरक्षण कभी ख़त्म नहीं करेंगे, तो कई मोर्चों पे एक साथ जो है वो जो बारूद दबी हुई थी ना, उसमें विस्फोट होने लगे। और मुझे नहीं लगता कि समाज का, देश का कोई भी तबका भारतीय जनता पार्टी की वकालत में आ रहा है। इसलिए हो सकता है कि धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को लाएं। अभी तो सावन का महीना चला, जब तक कांवड़ आएंगे माहौल बना रहेगा। नहीं, जो जिस जैन जी को ये कंगना रनौत वगैरह गालियां देती थी, हाँ, ये कावड़ लाते जो लोग हैं, इनकी रील्स वायरल हो रही सर। इनके मतलब ये वो जैन जी से, वो तो इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर था। अब ऐसी वीडियोस का आ गया है जहाँ लव जिहाद की बातें हैं, या और इस तरह के जो भी इमोटिव इश्यूज होते हैं जिन पे झगड़े हो सकते हैं, वो चीज़ें अब घूमने लगी हैं सोशल मीडिया पे, और कौन घुमा रहा है ये सब जानते हैं। तो प्रयास इनका यही है किसी तरीके से कि जहाँ से हम चले थे वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर नदी जो पहाड़ से उतरती है ना, उसको समुद्र में जाकर अंततः गतवा गिरना ही होता है। अच्छा सर, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में तो इनका कैडर कोडर सब कुछ मजबूत है, वहाँ पे सीट कांग्रेस ने निकाली है। तो कांग्रेस जो बाकी जगहों पे, जैसे इनकी हरियाणा में सरकार बन रही थी और इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, तो क्या ये उस सीट से जो बाकी जगहों की कांग्रेसी हैं, जो आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं, क्या इनको कुछ सबक मिलेगा या फिर ये ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए, हर प्रदेश के हालात अलग हैं। आप ये देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे प्रांत हैं जहाँ दो ही ताकतें हैं राजनीतिक, या तो कांग्रेस है या भाजपा है, और वहाँ जीवन मरण का प्रश्न रहता है। हरियाणा में जैसे हमारे यहाँ है, मतलब जो हाथ से आई हुई सरकार फिसल गई, वहाँ दो तो रीजनल पार्टीज ही हैं जैसी तैसी, और उनका जैसा भी वोट बैंक है, तो किसी को हराने जिताने की आम आदमी पार्टी भी है। और हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हैं, वो राहुल गांधी भी उनको संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ नेताओं का आधार इतना मजबूत है। बस सीधी सी बात है, हुड्डा और नॉन हुड्डा की लड़ाई है यहाँ पे। अब या तो कोई हुड्डा को चैलेंज ऐसा नेता देना जिसका आधार हुड्डा साहब से ज़्यादा बड़ा हो, या उनके बराबर हो, या थोड़ा सा उनके करीब भी लगता हो। आज पता नहीं 180 को बता रहा था जिलाध्यक्ष हैं, 170 तो हुड्डा साहब के खेमे में है। 37 विधायक हैं, तो उनमें से 30 से ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं। तो एक जो उनको मॉरल राइट मिल रहा है लीडर बने रहने का, उसको आप कैसे चैलेंज करोगे? और कोई इतना शरीफ तो होता नहीं राजनीति में कि वो छोड़ देंगे साहब, मैं कांग्रेस के बेहतर भविष्य के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। उन्होंने तो कल भी कहा ना रिटायर्ड हूँ, ना टायर्ड हूँ। इतनी टेबल टेनिस खेल ली यार, इतनी दौड़ लगाते हैं आज भी, तो वहाँ तो थकान है नहीं। तो शायद वो ये कह के अपने प्रतिद्वंदी को डरा भी रहे हैं कि भाई अभी तो कुछ नहीं जा रहा। लेकिन ये दोनों चुनाव सर इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ बायोपोलर चुनाव थे। हाँ, मतलब अगर बीजेपी के सामने विपक्षी, जैसे इन्होंने कोशिश की 2024 में, अगर ईमानदारी से ये विपक्षी दल इकट्ठा होके एक के बदले एक कैंडिडेट खड़ा करें, तो बीजेपी को बिल्कुल साफ कर सकते हैं जी। वो देखिए, मैं बताऊं 1967 में जब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू हुई, तो लोहिया ने यही फार्मूला दिया था, और संविद की सरकारें उसी के नतीजे बनी थी। लेकिन अब ये कल्पना करना 1 अगेंस्ट 1
ये बहुत मुश्किल है। अब मुझे इसकी संभावना नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कैसे आप सीटों का बंटवारा करोगे? जहाँ आपने प्रयोग किए जैसे बिहार में भी हुए, वहाँ भी विफल रहे, तो नहीं बन रही बात। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में ये आ जाता है कि बिल्कुल नए आदमी को ट्राई किया जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल ट्राई हुए। और जन स्वराज पार्टी अगर इसी तरीके से चलती रही बिहार में, मुझे ये लग रहा है कि अगला चुनाव हो सकता है प्रशांत किशोर कहीं अपनी पार्टी को सत्तासीन ना कर दें बिहार में। अगर वो अब जो शेष कार्यकाल है बिहार विधानसभा का, उसमें जो विधायक की भूमिका में अगर वो रहते हैं तो वो एक मॉडल दे देंगे बिहार की जनता को। और अगर ऐसा कोई मॉडल वहाँ दे दिया, लोकसभा से पहले चुनाव होंगे, तो उस मॉडल को हो सकता है कम से कम हिंदी पट्टी में लोग स्वीकार कर लें, चूँकि इनको अब काम चाहिए। ये बहानेबाजी और लफाजी जो ना, ढोंग जो अब तक कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। सही बात है। तो प्रशांत किशोर एक उम्मीद की किरण भी हैं और सारे देश में उनको फॉलो किया जा सकता है, बशर्ते वो विधायक के रूप में अपने आप को बिल्कुल अलग सिद्ध कर दें और सम्राट चौधरी की कुर्सी को खा जाएं। खा भी सकते हैं, खा सकते। उसकी कुर्सी तो सर अलग ही कहानी है। हाँ, उसको तो अकेला प्रशांत किशोर केवल उसको ही टारगेट करता रहा, तब भी ये बीजेपी हार जाएगी। हाँ, तो उसकी जो हाफी डेविड देने की जो उसकी आदत है ना, उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगाने वाला प्रशांत किशोर। अच्छा, भोजपुरी बढ़िया बोलता है, बिहार से कनेक्ट भी करता है। लेकिन आप एक चीज मैंने देखी सर पॉलिटिक्स में, जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैंने 15 तो मुख्यमंत्री बना लिए, हाँ, प्रधानमंत्री बना लिया, मेरी सोच इतनी छोटी नहीं कि मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनने आऊँ, मैं तो वो सिचुएशन लाना चाहता हूँ कि बिहार में लोग नौकरी करने आए, बिहार में रोजी रोटी मांग। हालांकि वो फेंकने मोदी जी जैसी बात लगती है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था कि प्रशांत किशोर भी बातें बहुत बड़ी कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा अगर प्रशांत किशोर की बातें कर देते हैं। लेकिन फिर भी मतलब उस बंदे ने एक ये तो दिया सर कि हराया जा सकता है इनको, किसी एक मजबूत सीट पे भी हराया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस अगर चाहे तो सीख तो सकती है उनसे। चाहे तो, हाँ, चाहे तो दो ही शब्द है ना। हाँ। पर ये 2 जन्म लेने पड़ेंगे कम से कम, तब तक भी नहीं सुधरेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने राजनीति में ये दिखाया सर कि बंदा डटा रहा, वो दूसरों को कहता है कि मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में सुपड़ा साफ हो गया सर, लेकिन हार नहीं मानी। देखो आप, बांकीपुर से चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की सीट छीन ली सर उन्होंने। आप ये देखिए, तो राजनीति में जो बंदा डटा रहता है उसको कभी ना कभी तो सफलता मिलती है। हमें ना हरियाणा की बहुत चिंता रहती है, रहनी भी चाहिए। मेरे कई बार कई कांग्रेसी नेताओं से बातचीत होती है, वो पता है क्या कहते हैं, हुड्डा साहब का काम हो चुका है, अनाउंस होना बाकी है। और पता नहीं इन्हें ऊपर कौन, ऐसा कहते कहते लोग चले गए दुनिया से। हाँ, राहुल गांधी कह रहा है, प्रियंका ने कहा है, सोनिया ने कहा है, यहाँ ये मैसेज दिया जाता है कि बस ये 2005 से चल रही है जी ये बात, 28 के लास्ट तक की कहानी है, उसके बाद खत्म कहानी है। तो इतनी मतलब वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनको हटा दिया जाएगा फिर हम आ जाएंगे। तो दाव नहीं लगते सर, अब दाव वाली राजनीति चली गई एक्चुअली, अब मेहनत वाली राजनीति है सर। हाँ, अब चुनाव केवल चुनाव में नहीं लड़े जाते, 5 साल लड़ते हैं सर लोग चुनाव। बल्कि मैं तो एक इंटरव्यू देख रहा था कि उसमें अपने ब्रजेंद्र सिंह से पत्रकार ने पूछा कि ये दीपेंद्र हुड्डा में क्या विशेषता है, तो उन्होंने कहा कि भाई वो भीड़ में कोई भी उसका कुर्ता खींच के बात कर सकता है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। नहीं, आदमी सार्वजनिक जीवन में कभी तो इरिटेट होता है कि आप किसी का कुर्ता छीन लोगे, तो लोगों के अंदर उनकी प्रेजेंस जो है और जो उनका पेशेंस है वो देखने लायक है, तारीफ की। ब्रजेंद्र सिंह जी का एक और क्लिप देख रहा था मैं, तो वो बोले देखो कितनी बार के ये सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन बोले असली परीक्षा तो तब होगी ना जब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छांव के बिना चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे नेता बने। हाँ, अभी नेता नहीं है बोले वो। ब्रजेंद्र सिंह ने तो शुरुआत कर दी, हाँ, हालांकि सहयोग है चौधरी साहब का, वीरेंद्र सिंह की, लेकिन फिर भी मतलब बात लॉजिकल है, ये बात लॉजिकल है। और ये जमाना भी आने वाला, लॉजिकल बातों को ही लोग लाइक करेंगे। अब ये कुलदीप बिश्नोई और इनकी एक समय पे कुल फुकाड़ से घास जला करती सर। हाँ, चौबी भजनलाल गए, क्या हाल हो गया इनका आप देखो। हाँ, तो 8 में से एक उपाध्यक्ष बन गए और पता है क्या करें, चौधरी बंसीलाल जी की ये पुत्रवधू और ये इनके हाल देख लो आप। स्पष्टीकरण ये दिए जा रहे हैं कि 8 उपाध्यक्ष जो बने उसमें पहला वाले जो है वो विधायक है, फॉर्मर MLA, दूसरा ये वो भी इम्पोर्टेंट आदमी, तीसरे पे हमारे वाले हैं। तो
क्या स्थिति आ गई है। इन लालों के खानदान के तो जैसे बड़ा बाट हुआ, कोई भी नहीं हुआ। उन 8 में से 7 उपाध्यक्षों ने तो कभी मुख्यमंत्री को, खट्टर साहब को घर बुला बुला के खाने खिलाए नहीं किसी ने भी। लेकिन बीजेपी में बड़ा पद है सर, ये उपाध्यक्ष का है छोटा पद नहीं है बीजेपी में। हाँ, वो अगर मौका दे कभी अध्यक्षता करने का तभी तो है ना। अब 8 में से पता नहीं किसको दे देंगे है? पर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। दोस्तों, प्रशांत किशोर से को हर कोई सीख सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर की ये जो सफलता है अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन उस बंदे की मेहनत, फील्ड में डटा रहने की अक्षमताएं, और इसमें अगर किसी को शक सुबह नजर आ रहा है तो उसके वैलिड कारण प्रशांत किशोर नहीं दिए हैं, लेकिन वो खुद को साबित कर सकते हैं। अभी उनको बिहार की जनता और मौके देगी। इसके साथ ही दूसरे प्रदेशों में जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं उनके लिए प्रशांत किशोर इस बात का एग्जाम्पल हो सकते हैं कि कैसे मेहनत की जाए और कैसे बीजेपी को हराया जाए। लोकतंत्र में कोई भी अविजित नहीं होता है कि जो जीतता ही रहे। हार जो ऊपर गया है वो नीचे आता है। ये कुदरत का भी नियम है और प्रजातंत्र का भी नियम है। अब इस बारे में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करना। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।